नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और जैसा हम जानते हैं 18वीं लोकसभा का आगाज हो चुका है और ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा आज जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया गया तो सरकार का 18वीं लोकसभा के तहत तीसरी बार जब मोदी सरकार सत्ता में आई है तो उसका क्या विजन है, क्या आगे का रोड मैप है, इसको रखा गया सामने। विस्तार से सभी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो उपलब्धियां रही हैं और जो आगे सरकार करना चाहती है उसको भी आज राष्ट्रपति ने सामने रखा। तो आज मिड डे प्राइम में हम भी आपके सामने रखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रपति के अभिभाषण के, तो साथ ही इस अभिभाषण पर करेंगे चर्चा भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। सदन को सरकार की नीतियों और भविष्य के रोड मैप से करवाया अवगत। कहा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान जोर देते हुए कहा, लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार जताया भरोसा। आगामी बजट को सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज बताया। राष्ट्रपति ने आपातकाल पर बोला करारा हमला। कहा, 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा था हमला। भारतीय संविधान बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर उतरा खरा। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र की हुई शुरुआत। 12 जुलाई तक चलने वाले सत्र में कल पेश किया जा सकता है राज्य का बजट। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने इकोनॉमिक सर्वे सदन में किया पेश। मौजूदा विधानसभा का होगा ये आखिरी सत्र। देश के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना। आज से 30 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश के आसार। वहीं केरल में भारी बारिश के कारण आज 6 जिलों में स्कूल और कॉलेजेस बंद। और खेलों में दक्षिण अफ्रीका T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और गत विजेता इंग्लैंड का होगा मुकाबला। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का यह पहला संबोधन है। नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ था। राष्ट्रपति ने कहा कि 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय भारत के लिए बहुत अनुकूल है। उन्होंने कहा कि इस समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, इसका दायित्व सरकार के साथ ही संसद के सदस्यों का भी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश नई गति प्राप्त कर चुका है। आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं।
जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। और साथ ही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश ने पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व हमें लोकतंत्र की जननी के रूप में सम्मान देता है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हमें गौरव होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं, तो हमें गौरव होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है, तो हमें गौरव होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए, तो भी हमें गौरव होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है, चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सुदृढ़ कर रखना है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फैसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में अनेक ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। और राष्ट्रपति ने बताया कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार ने 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार ने गरीबों को ये एहसास कराया है कि वो उनकी सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीबों को राशन देने के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना को शुरू किया गया। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत
विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए G20 की सफलता का भी जिक्र किया और कहा कि भारत ने विभिन्न मुद्दों पर अनेक देशों को एक किया है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नया शक्ल ले रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रही है। मानव केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय फास्ट रेस्पॉन्डर और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कोई त्रासदी हो या फिर युद्धों की स्थितियां, भारत भावना मानवता को बचाने में आगे रहा है। भारत को देखने का विश्व का नजरिया कैसे बदला है, ये इताली में हुई G7 समिट में भी हम सभी ने अनुभव किया है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी विश्व को अनेक मुद्दों पर एकजुट किया है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इससे अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा मजबूत हुआ है। नेबरहुड फास्ट पॉलिसी में चलते हुए भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। और 1 जुलाई से देश में लागू होने वाली न्याय संहिता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजों के समय से चली आ रही दंड व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसे बदलने की मांग दशकों से चली आ रही थी, लेकिन इसे बदलने का साहस मौजूदा सरकार ने ही किया। माननीय सदस्यगण, जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। और राष्ट्रपति ने कहा कि श्री अन्न की पहचान दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 1975 में लागू किए गए आपातकाल का भी जिक्र किया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की कुछ बड़ी मुख्य बातें हमने आपको सुनाई, लेकिन ये बात दीगर है कि 18वीं लोकसभा को लेकर भी राष्ट्रपति ने इस बात को सामने रखा है कि ये चूंकि अमृतकाल की शुरुआती वर्षों में है, इस वजह से ये लोकसभा
ऐतिहासिक है। लेकिन और बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों को लेकर राष्ट्रपति ने कुछ बातें सामने रखी हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था और वित्त की भी बात की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से 21 से 24 तक 8% तक की औसत दर से हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर रही है। लेकिन वहीं उन्होंने ये बात भी इस पर जोर दिया कि चाहे हम विनिर्माण की बात करें, सेवाओं की बात करें या कृषि की बात करें, इन सभी स्तंभों को, इन्हें अर्थव्यवस्था का स्तंभ बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इन सभी स्तंभों पर सरकार ने बराबर इन पर महत्व दिया है। लेकिन वहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ और बातों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि पारंपरिक सेक्टर्स पर तो जोर रहा ही है, लेकिन साथ ही सनराइज सेक्टर्स पर भी मिशन मोड में काम हो रहा है। पीएलआई एक ऐसा सोच रही है जिसके आधार पर निवेश भी बढ़ा है और रोजगार भी बढ़ा है। इस बात को भी आज राष्ट्रपति ने सामने रखा, लेकिन साथ ही बताया कि जो बड़ी सोच है सरकार की जो अर्थव्यवस्था को लेकर, वो है हरित उद्योग, हरित रोजगार पर निवेश। और इसका मतलब हरित विकास की ओर दिशा बढ़ा रही है, कदम बढ़ा रही है सरकार, और ये सरकार के आने वाली योजनाओं में भी हमें नजर आता रहेगा। वहीं राष्ट्रपति ने बजट को भी लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि जो सरकार की दूरगामी नीतियां हैं और जो भविष्य का विजन है वो बजट में नजर आएगा। चूंकि अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक सोच सरकार की है, तो वो भी इसमें परिलक्षित हो सकती है। बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐतिहासिक पहल भी सरकार के द्वारा इस बजट में ली जा सकती है। तो बजट को लेकर राष्ट्रपति ने ये संकेत भी दिया। लेकिन जो बड़ी पहल है जिसको लेकर आज इस बार राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जगह दी, उसमें यही कि हरित विकास पर जरूर जोर है, क्योंकि ये हरित युग, ग्रीन एरा है ये, इसलिए सरकार की योजनाओं में ये तो दिखेगा ही। साथ ही रक्षा निर्यात को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि 18 गुना रक्षा निर्यात हमारा बढ़ गया है। 21,000 करोड़ पिछले 10 वर्षों में हम जहां थे वहां से हम बहुत आगे रक्षा निर्यात में आ गए। एक बड़ी उपलब्धि है ये सरकार की। वहीं रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को भी आज राष्ट्रपति ने एक बार पुनः सबके सामने रखा, क्योंकि सरकार के जो कार्यशैली है उसके आधार में हैं ये 3 मंत्र। वहीं बड़ी पहल को लेकर अगर हम बात करें, कुछ बड़े बिंदु जो सामने रखे गए, सीएए कानून का उन्होंने जिक्र किया, कैसे शरणार्थियों को अब नागरिकता मिल रही है। वहीं पेपर लीक को लेकर राष्ट्रपति ने इस बात को रखा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठे, क्योंकि पेपर लीक पर जांच चल रही है, दोषियों को दंडित किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी उन्होंने बात कही कि कैसे विकास, उस दिशा में भी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वहां पर भी स्थायी शांति के लिए भी सरकार काम कर रही है। तो ये कुछ बड़े बड़े क्षेत्र, अलग अलग बिंदु जिनको राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जहां पर जगह मिली। किसान कल्याण को लेकर जरूर इस बात को सामने रखा गया कि कैसे किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपने खर्च उठा सके, लेकिन वहीं क्या अमाउंट रहा उसको भी सामने रखा गया। 3,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना के तहत अभी तक हम किसानों को दे चुके हैं। किसान कल्याण को लेकर सब्सिडी की भी बात की उन्होंने, एमएसपी की भी बात की उन्होंने कि खरीफ फसलों के लिए भी एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। कृषि व्यवस्था में एक बदलाव की सोच को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और इस बदलाव में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती निहित है और इसी दिशा में आने वाले वक्त में भी हमें कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की ओर से मिल सकते हैं। तो ये कुछ संकेत किसान कल्याण को लेकर जो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में महत्वपूर्ण बिंदु जो सामने रहे। लेकिन वहीं महिलाओं को लेकर भी कुछ बातें सामने रखी राष्ट्रपति ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया 3 करोड़ नए घर बनाने का, जिनमें से अधिक का स्वामित्व महिलाओं के पास होगा, लेकिन वही महिलाएं बचत भी कर सकें। और इसी के लिए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात भी उन्होंने कही। ये भी लक्ष्य, ये भी संकल्प है सरकार का, जो सरकार पहले घोषणा भी कर चुकी है। इसकी ओर भी सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन इससे आगे बढ़कर हम बचत की बात कर रहे थे कि बचत को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाएं बचत कर सकें, इसके लिए भी सोलर पैनल से बिजली का जो बिल है वो 0 हो सकता है। इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। कृषि सखियों के माध्यम से 30,000 कृषि सखियों को ट्रेन किया जा रहा है, वो भी कृषि क्षेत्र को लेकर। और जब हम बात करते हैं सोलर पैनल के माध्यम से 0 बिल का बिजली का, तो उसमें प्रति परिवार 78,000 रुपए तक की मदद दी जा रही है। वो सब इसलिए कि गृहिणियां सशक्त हों, उनका पैसा बचे जिसको वो अपने परिवार पर खर्च कर सकती है। तो महिलाओं को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सामने रखे। इसी तरीके से इंफ्रा को लेकर भी बातें की, परिवहन को लेकर भी जो सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया उसको सामने रखा कि कैसे इंफ्रा को लेकर पूंजीगत जो व्यय है वो 5 गुना बढ़ गया है, 10 लाख करोड़ तक ये पहुंच चुका है। भारतीय रेल की बात की है कि लगभग 100% विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहे हैं हम और इन गोल्स को हम जल्द हासिल भी कर लेंगे। उन्होंने रेल मार्ग की बात की है, उन्होंने सड़कों की बात की है, उन्होंने हवाई मार्गों की भी बात की है कि कैसे नेशनल हाईवे के निर्माण का काम दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर बात हो रही है और इवन हमारे जो हवाई रूट्स थे, जो एयर रूट्स थे अभी तक के, उनमें भी कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस बात को भी उन्होंने सामने रखा
कि परिवहन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, परिवहन को लेकर सरकार नए नए लक्ष्यों को हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही है और एयरपोर्ट्स को भी बढ़ाया जा रहा है, सड़कों पर भी जोर दिया जा रहा है और वहीं रेलवे पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो उन्होंने सामने रखी। और जब हम एयरलाइंस की बात करें, 2014 में जहां 209 रूट्स थे तो वहीं अब वो 605 हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि अब बड़े शहरों तक ही विकास सीमित नहीं रहा है, टियर 2 टियर 3 सिटीज तक भी ये एयरलाइंस पहुंच रही हैं, एयर रूट्स भी खुल रहे हैं और इससे देश को भी एक करने में, आवागमन में, परिवहन में बहुत आसानी हो रही है। तो आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जहां देश के विकास को लेकर अभी तक का जो रोड मैप रहा है उसको सामने रखा, तो साथ ही साथ राष्ट्रपति ने यह भी बात सामने रखी कि कैसे आने वाले वक्त में भी सरकार अपने इसी रफ्तार को, विकास की इसी रफ्तार को आगे बनाकर रखना चाहेगी। तो फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही करेंगे चर्चा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे BTN लाइव। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण की। तो सरकार की जो सोच है, जो रोड मैप है भविष्य को लेकर और जो पहले काम किया गया है सरकार के द्वारा, उन सबको आज राष्ट्रपति ने सामने रखा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन मोहन जेड़ा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी ऋषि कुमार, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि आज सुबह से नजर लगी थी इस बात के ऊपर कि राष्ट्रपति के अभिभाषण होगा और उसमें किस तरीके का रोड मैप फ्यूचर के लिए मिल सकता है। परंपराओं का निर्वहन हुआ, राष्ट्रपति ने अभिभाषण प्रस्तुत किया, तो क्या कुछ माहौल उस वक्त, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, क्या कुछ माहौल उस वक्त वहां पर मिल रहा था और इस अभिभाषण को लेकर भी क्या प्रतिक्रियाएं? देखिए, जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र इस बार अगर हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण पहलू इस बात के रहे कि राष्ट्रपति ने एक समग्र रूपरेखा देश की जो है उसको अपने अभिभाषण में सम्मिलित किया है, जिसमें उन्होंने हर इलाके को एक तो छुआ है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे तमिल संगमम की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो। तो इन सब चीज़ों को एक तो उन्होंने इलाका दर इलाका उन सब चीज़ों का जिक्र किया है और जो वहाँ की उपलब्धियाँ हैं और जो समस्याएं हैं उन सब चीज़ों को उन्होंने अपने अभिभाषण में सम्मिलित किया। महत्वपूर्ण पहलू ये भी रहा कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सरकार का कामकाज रहा है उसकी उन्होंने न सिर्फ सराहना की है बल्कि उन उपलब्धियों का भी जिक्र किया जो देश में आज़ादी के बाद सबसे पहले हुई हैं, चाहे वो आपकी जो न्याय संहिता है उसका जिक्र हो या फिर अगर हम ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कि अब तक हमारी उपलब्धियां बहुत कम रही थी, जिसमें डिजिटल पेमेंट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में इस सरकार की जो उपलब्धियों का एक बड़ा खाका है उसकी वजह से ये हम देश में आर्थिक तरक्की कर पा रहे हैं। इसी मायने में अगर हम देखें तो जो आगामी बजट है उसके बारे में भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में संकेत दिए कि इस बजट के माध्यम से अब सरकार की दिशा किस तरीके की होगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी और इसमें उन्होंने साफ कहा कि जो आगामी बजट होगा उनका जो इस सरकार का जो पहला बजट होगा वो एक ऐसे लक्ष्यों को हासिल करने वाला होगा जो कि बहुत ज्यादा दूरगामी होंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए चलिए ऋषि, आप बने रहिए हमारे साथ और जाहिर है कि बहुत सारी बड़ी बातें हैं जो राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सामने रखी हैं सरकार को लेकर। हमारे साथ मदन जेड़ा जी भी मौजूद हैं। मदन जी, आपने इतने सारे राष्ट्रपति के अभिभाषण सुने होंगे जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया है, लंबा अनुभव रहा है आपका भी राजनीति में। ऐसे में इस बार के राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या कुछ नया, कुछ अलग एहसास मिला आपको, क्योंकि इस बार की लोकसभा को उन्होंने ऐतिहासिक बताया है?
देखिए, आमतौर पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो आम सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रहता है। इस बार हमने देखा कि सरकार की उपलब्धियों का जिक्र तो उनके भाषण में था ही, लेकिन उन्होंने आगे की बात भी कही, विकसित भारत की बात भी कही कि किस तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए बात होगी और किस तरह से देश को आगे ले जाना है। और इसी संदर्भ में उन्होंने बजट का जिक्र किया। बजट में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बजट दूरगामी है, इसके बड़े आर्थिक और सामाजिक इसके परिणाम होंगे। और जो बजट, ये साफ संकेत है कि इस बार बजट में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी योजनाएं सामने आएंगी जो देश को आगे बढ़ाने में कारगर होंगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है, जिससे आने वाले वर्षों में जो तबके को फ़ायदा मिले, हर वर्ग को फ़ायदा मिले। कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा जोर हो सकता है। इसी प्रकार जैसे उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में, एनडीए के सरकार के 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया। और इस बजट में कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे जो बाकी गरीब हमारे देश में बचे हैं उनको भी हम गरीबी की रेखा से आगे ले जाने के लिए अगले 5 साल का या 10 साल का अगर हम टारगेट फिक्स करें, तो मुझे लगता है कि जो बजट को लेकर उन्होंने एक दूरगामी सोच आगे दिखाई है कि एक दूरगामी या फ्यूचर का बजट होकर उनकी बात कही है। और पूरा जो लक्ष्य बताया सरकार का, इसको हमें कि आगे ले जाना है, वो एक बड़ी बात है। इसी प्रकार जैसे एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी उन्होंने कही कि जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। हमें याद है कि जैसे अभी चुनाव हुए थे, उस समय भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में, मैं कहूँगा एनडीए ने या बीजेपी ने जिसने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको हम आयुष्मान भारत के दायरे में लाएंगे, ताकि उनको 5 लाख रुपए तक की सालाना उपचार की सुविधाएं मिल सके। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे देश में कम से कम, अगर हम 70 साल से ऊपर के लोगों की बात करें तो 5 करोड़ 4 या 5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 70 साल के ऊपर के हैं। और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके पास बहुत इनकम सीमित हो जाती है, बहुत सारे उनके संसाधनों की कमी हो जाती है और बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसे में उनको 5 लाख का अगर निःशुल्क इलाज मिल जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी और सत्ता में आने के मुझे लगता है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, इतने कम समय में उसको अमली जामा पहनाने की बात कही जा रही है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे में मदन जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि जन कल्याण को लेकर एक व्यापक सोच सामने आई ही है इस अभिभाषण के माध्यम से, लेकिन वहीं हमने ये भी देखा कि पेपर लीक को भी रेफर किया, राष्ट्रपति ने उसकी बात भी की और उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात की। क्या ये स्पष्ट संकेत था कि चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार भी तैयार है, लेकिन विपक्ष को भी सबक सीखना होगा, साथ देना होगा? बिल्कुल, चुनौतियों का जिक्र भी उन्होंने किया है। जैसे उन्होंने पेपर लीक का जिक्र किया और ये सत्र शुरू होने से पहले पेपर लीक का मामला सामने आया था। इस पर सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, एनटीए को लेकर कमेटी भी बिठाई है। सरकार काफ़ी इस दिशा में एक्टिव है, कैसे उन कमियों को दूर किया जा सके, इस पर सरकार तेज़ी से काम कर रही है। और जो इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी शुरू की गई है। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष ने इस मुद्दे पर ज़रूरत से ज़्यादा राजनीति की है, एक तो ये होता है कि आप किसी मुद्दे को अगर सरकार नहीं देख रही है तो विपक्ष का काम है कि उस मुद्दे को उठाए ताकि सरकार देखे। लेकिन जब सरकार उस पर खुद ही इतनी ज़्यादा एक्टिव है और खुद ही उस पर जांच शुरू कर दी है, सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को जांच दे दी है, इसके बाद भी विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष को भी संदेश दिया गया है कि इस मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। पेपर लीक को रोकने के लिए जो नया कानून है वो कानून लागू किया जा चुका है, उसी कानून के तहत अब कार्रवाई भी होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर विपक्ष जिस तरह से संसद में भी हंगामा कर रहा है, बीच बीच में इस मामले को भी उठा रहा है, ज्वाइंट सत्र के दौरान भी नीट की जिक्र आया था या पहले भी आया था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने साफ संदेश दिया कि ये एक घटना है, इस घटना को लेकर सरकार काम कर रही है, इस पर पार्टी के हिसाब से राजनीति नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि बच्चे सभी के हैं। तो चलिए ये चर्चा आगे भी जारी रखूंगी, लेकिन इससे पहले ऋषि आपका भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से पिछले 2 दिनों में विपक्ष के तेवर हम सबके सामने थे। ऐसे में अब चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की भी शुरुआत होनी है, क्या लगता है विपक्ष किस तरीके के रुख को अपना सकता है इस चर्चा के दौरान? देखिए ममता, जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो इस बार विपक्ष चूंकि उनकी कुछ सीटें बड़ी हैं, इस वजह से मुझे लगता है उत्साह नहीं बल्कि अति उत्साह में है। और आज के अभिभाषण में भी उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय पे भी बीच बीच में टीका टिप्पणी और रोक टोक भी की। ये जो बताता है कि विपक्ष अब अपने आक्रामक मुद्रा को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा
कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दुनिया हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है, और ऐसे में चुनाव आयोग ने जो भूमिका निभाई है एक सफल और शांतिपूर्ण चुनाव कराकर, ऐसे में अगर हम चुनावी प्रक्रिया पर कोई भी इस तरीके का हमला करते हैं या उसको एक दायरे में से आगे बढ़कर उसकी आलोचना करते हैं, तो ये उसी तरीके के होगा कि जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। इस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि इसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सत्ताएं आती हैं और सत्ताएं जाती हैं। तो राष्ट्रपति का कहना इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे अभिभाषण में मुझे लगता है कि लोकतंत्र के पहलू को उन्होंने बेहद मजबूती से उजागर किया है, अपने अभिभाषण में सम्मिलित किया है, और इसका पूरा का पूरा दूरगामी प्रभाव जो है विपक्ष पे पड़ना चाहिए। मुझे लगता है अभिभाषण के बाद विपक्ष को अपनी रणनीति देखनी होगी कि वो किस तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभिभाषण के दौरान काफ़ी जोरदार तरीके से विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। हालांकि अगर वो सीमाएं लांघी जाती हैं तो हमने देखा है पहले भी कार्रवाई हुई है, और कल भी लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था, जब उनके सम्मान में तमाम लोग बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने दायरे में रहकर जो नियम है नियमों के अनुरूप किसी भी तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन नियमों की अवहेलना नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, तो सबक बिल्कुल था विपक्ष के लिए। और अंत में मदन जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को भी इस एक मौके के रूप में देखना चाहिए कि अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रचनात्मक तरीके से महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखें? देश की जनता उनको सुनना चाहती है, सुन रही है, जानना चाहेगी कि विपक्ष भी कितना रचनात्मक योगदान दे सकता है इस 18वीं लोकसभा में। देखिए, निश्चित रूप से कल जैसे राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन का कार्यभार संभाला था, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भाई देखिए, सरकार के पास राजनीतिक ताकत है और विपक्ष जो है जनता की आवाज़ है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मुझे लगता है कि विपक्ष जनता की आवाज़ है, उसे जनता की आवाज़ बनकर वहाँ पर संसद में काम करना चाहिए, लोकसभा में काम करना चाहिए। और जो भी इशू है, जैसे कि राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो सरकार का ही एक प्राथमिकताओं का जिक्र होता है उसमें। जब उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो कमियां उसे नज़र आती हैं वो ज़रूर बताए, वहाँ पे उन कमियों को गिनाए, बहुत अच्छे तरीके से गिनाए, बिना हंगामा किए हुए गिनाए, और एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन कमियों को गिनाए, और जहाँ तक संभव हो सरकारों को सुझाव भी दे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब करने के बजाय विपक्ष सिर्फ इस बात पर जोर देता है, हंगामा करने पर जोर देता है, तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण होता, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार एक पहला सत्र है, नई संसद बन के आई है, विपक्ष भी मजबूत हुआ है, तो उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होगा और एक अच्छे रचनात्मक विपक्ष के रूप में वो सामने दिखेगा हमें। चलिए, उम्मीद जरूर करते हैं कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तो उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु विपक्ष की ओर से भी रखे जाए। फिलहाल मदन जी और ऋषि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसके धन्यवाद प्रस्ताव पर अब होगी चर्चा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you will come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. 18वीं लोकसभा के तहत राज्यसभा का 264वां सत्र आज से शुरू हो गया। राज्यसभा सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित सदस्यों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इसके बाद महासचिव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च सदन राज्यसभा में अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराया। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने खड़े होकर सदस्यों का अभिवादन किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद जगत प्रकाश नड्डा को नेता सदन के तौर पर परिचय कराया। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी के लिए अब एक अच्छी खबर भी सामने आई है।
आप नेता और सांसद संजय सिंह का राज्यसभा का निलंबन खत्म हो गया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार जताया। उन्हें पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में अमर्यादित व्यवहार की वजह से निलंबित कर दिया गया था। खबरें भी और भी है, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सपा सांसद के सेंगोल पर बिगड़े बोल की। और अगर हम इसकी बात करें तो ये स्पष्ट है कि सेंगोल को लेकर सपा सांसद ने जो बात कही है, जिसमें उन्होंने ये भी बात कही है कि किस तरीके से सेंगोल को हटाकर संविधान को उसकी जगह पर रखा जाना चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें सामने आई, जिस पर अब राजनीति भी बढ़ गई है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष से जुड़ी खबर की बात करें तो सैम पित्रोदा के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जब सत्ता में आने का रहेगा, चुनाव आएगा, भ्रम फैलाओ, जो गलत लोग हैं उसको अपने से दूर करो, और जब चुनाव खत्म हो जाए तो जनौआ उतार दो, भ्रष्ट लोगों को सटा लो, सत्ता में बैठा लो। चलिए अब सेंगोल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मुद्दा भी अब राजनीतिक रूप से बड़ा होता जा रहा है और इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सपा सांसद RK चौधरी के सेंगोल वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि पहले उन्होंने रामचरितमानस पर अब शब्द बोले और अब सेंगोल को हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय और तमिल संस्कृति का ये हिस्सा है और ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या DMK इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। तो सेंगोल पर सपा सांसद RK चौधरी की टिप्पणी पर अब भाजपा हमलावर हो गई है और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। और सपा के सांसद द्वारा संसद से सेंगोल को हटाए जाने से जुड़ा बयान देने पर तमिलनाडु के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, अब जब चुनाव खत्म होने पर इंडी अलायंस हमारे राष्ट्र की संस्कृति और रीति रिवाजों के खिलाफ अपने बयानों के साथ वापस आ गई है। क्या यह इंडी गठबंधन का सामूहिक रुख है? गठबंधन और द्रमुक की टिप्पणियों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनभिज्ञ समाजवादी सांसद को हम शिक्षित करना चाहते हैं कि पवित्र सेंगोल धार्मिकता का प्रतीक है, जिसे पंडित नेहरू ने गायब कर दिया था। आज हमारे प्रधानमंत्री ने इसे उसके सही स्थान पर बहाल कर दिया है। संसद में सेंगोल की बहाली तमिलनाडु के अधिनियमों की उपस्थिति में और उनके आशीर्वाद से हुई। सपा सांसद द्वारा सेंगोल पर दिया गया बयान तमिलनाडु के अधिनियमों का अपमान है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं। तो जाहिर है ये सेंगोल का मुद्दा और इस पर की गई सपा सांसद की टिप्पणी अब बड़ा मुद्दा बन रही है, जिसको लेकर भाजपा भी अब हमलावर हो गई है। और ये जो बयान दिया गया है उसे लेकर विभिन्न दलों के भी नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जब हम बात करते हैं सेंगोल की, तो आज के दौर में सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया जाना एक लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर ही इसे सबने स्वीकारा भी, उसके बाद अब ये बवाल क्यों?
देखिए, सपा सांसद आर.के. चौधरी ने निजी तौर पर यह पत्र लिखा और जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि कांग्रेस इस तरह के काम करती रहती है और अब वो दिखाई भी देता है। संघ पित्रोदा की जिस तरह से बहाली हुई है और सेंगोल के मुद्दे पर हम जानते हैं कि तमिलनाडु कांग्रेस की तरफ से आपने दिखाया भी कि अन्नामलाई, तमिलनाडु बीजेपी की तरफ से के अन्नामलाई ने जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। तमाम बीजेपी नेता उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महेश जेठमलानी से हमने बातचीत की, वो कह रहे थे कि ये एक तरह से देखें तो ये रवैया दिखाता है समाजवादी पार्टी का और उस पर बाकी लोगों को भी जवाब देना चाहिए, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं कि उनका रुख क्या है। तो बहुत कड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से आ रही है कि न्यायप्रियता का प्रतीक सेंगोल है, उस पर इस तरह से राजनीति हो रही है। ये तमिलनाडु की संस्कृति का अपमान है, ये देश की संस्कृति का अपमान है जो समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने किया है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सफाई देनी चाहिए और कांग्रेस और जो तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उनको भी अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस तरीके का कोई भी मुद्दा आता है जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं को समझ में नहीं आता कि अब प्रतिक्रिया क्या दें, तो एक चुप्पी साध ली जाती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है नेताओं का या फिर सपा अध्यक्ष का भी, तो ये भी एक ऐसा ही मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है जहां विपक्ष सोच रहा है कि अब क्या कहें? देखिए, ये एक रणनीति भी हो सकती है। कई बार कुछ मुद्दे अपने पार्टी के सांसदों के द्वारा उठाए जाते हैं और उस पर शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रिया बाद में आती है। ये एक रणनीति भी कई बार होती है। कई बार कुछ सांसद अपने तौर पर कोई मुद्दा उठाते हैं। लेकिन सेंगोल की जब स्थापना हो रही थी तब भी हमने देखा था कि कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से एक तरह से प्रतिक्रिया तो सीधे तौर पर उसको लेकर नहीं आई थी, लेकिन मीडिया से बातचीत में कहा जा रहा था कि जब इसे नए संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है क्या संदेश देने की कोशिश है। बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि न्याय प्रियता के न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सरकार रहे, उसके प्रतीक के तौर पर सेंगोल की स्थापना लोकसभा में की गई थी। हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास जो हमारी विरासत है उसको संजोने का काम किया गया था, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से देखें दृष्टिकोण है। और चुनाव के वक्त हमने देखा कि किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। यही बीजेपी की कह रही है कि अगर आपकी जो सोच है तो आप चुनाव के वक्त भी इस बात को उठाते। संघ पित्रोदा को आप तुरंत हटा देते हैं जब वो नस्ली टिप्पणी करते हैं, तब भारतीयों को अलग अलग राज्य के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से दूसरे देशों से तुलना कर बताते हैं, उन्हें आप हटा देते हैं। लेकिन अब चुनाव जब हो गए तो आप उन्हें बहाल कर देते हैं। सेंगोल पर अगर आपको इस तरह की आपत्ति थी तो चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह से बात नहीं कही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। और अब जब चुनाव खत्म हो गए तब समाजवादी पार्टी के एक सांसद कहते हैं कि उसे संसद में से हटाकर फिर से म्यूजियम में लगाना चाहिए। तो ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की बयानबाजी है, इस पर सफाई देनी चाहिए विपक्ष के नेताओं को। तो देखना होगा कि इस मुद्दे पर अब क्या रुख आता है अन्य दलों के नेताओं का भी। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मॉनसून सत्र की, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने वर्ष 2023 और 24 के लिए राज्य के इकोनॉमिक सर्वे को सदन में पेश किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। पहले दिन ही विपक्षी आक्रामक तेवर में दिखे और विधानसभा की सीढ़ियों पर महाराष्ट्र सरकार को घेरते नजर आए। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार को महाराष्ट्र के किसानों के कर्ज माफी, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा के साथ साथ मराठा और साथ साथ ओबीसी समाज को आरक्षण देने के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष ने सरकार के चाय समारोह का बहिष्कार कर सरकार की आलोचना की है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस सत्र में भी क्या रुख रहेगा, कितना आक्रामक रहेगा विपक्ष या कुछ सकारात्मक भी काम हो सकता है, देखना होगा। बढ़ते आगे, रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। यानी 11 जुलाई तक वे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ही रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी हुई और इसके बाद न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई।
आपको बता दें कि रांची के बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन के अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद से ही वे जेल में बंद हैं। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा है कि ओएमआर शीट को लेकर शिकायत दर्ज कराने को लेकर क्या कोई समय सीमा है। कोर्ट में एक कोचिंग संस्थान की ओर से दायर याचिका में नीट परीक्षा में ओएमआर शीट को लेकर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अब कोर्ट 8 जुलाई को नीट को लेकर बाकी याचिकाओं के साथ ही इस याचिका पर भी सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी 112 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। दूसरे चरण में पीआरवी वाहनों की संख्या 4800 से बढ़कर 6278 हो जाएगी और इसी के साथ ही कॉल टेकर्स की संख्या में भी करीब 40% की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट भी वितरित किया। सीएम योगी एडवांस पीआरवी वाहन का फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी 112 नीरा रावत और यूपी पुलिस के विभिन्न अफसर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता दिख रहा है और इस दौरान शुरुआती कमजोरी से निपटने के बाद बाजार नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स 319 अंकों की बढ़त दर्ज करते हुए अपने नए उच्चतम स्तर 79,033 पर पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी भी 86 अंक की बढ़त दर्ज कर अपने सर्वोच्च स्तर 23,974 तक पहुंच गया है। और खबर खेल जगत से, T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम के लिए ये मैच 2 साल पहले इंग्लैंड से मिली करारी हार का बदला लेने का एक मौका है। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का अब तक का सफर शानदार रहा है। टीम ने ग्रुप दौर और सुपर 8 के अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं इस विश्व कप में इंग्लैंड का सफर मिला जुला रहा है। आज के मैच में टीम इंडिया की कोशिश अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाने की होगी। वहीं इंग्लैंड की नजर लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर टिकी होगी। और दक्षिण अफ्रीका ने T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 57 रन का लक्ष्य रखा, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने महज 8 ओवर और 5 गेंदों में ही हासिल कर मैच जीत लिया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए मैक्रो जॉनसन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट लिए। टीम के लिए मार्कम ने 23 और रेजा हैंड्रिक्स ने 29 रन की पारी खेली। तो दक्षिण अफ्रीका के सामने कौन होगा फाइनल के मैच में, भारत या इंग्लैंड, आज के मैच से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन टीम इंडिया को देशवासियों की ढेरों शुभकामनाएं हैं कि वो ये मैच जरूर जीते। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली